ये कहानी है ट्रेडर्स के रूलर्स बनने की। मतलब सोचिए, व्यापारियों का एक छोटा सा ग्रुप कैसे वो शासक बन गए, और वो भी कहाँ, मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर, सबसे मालामाल सूबे बंगाल पर। उन्होंने न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि एक ऐसे एम्पायर की नींव रखी जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी गजब के ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। और देखिए, इस टकराव की आहट बहुत पहले ही सुनाई दे चुकी थी। बंगाल के नवाब थे अलीवर्दी खान। उन्होंने यूरोपियंस के बारे में एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर उन्हें शांति से छोड़ दिया जाए तो वो शहद देंगे, लेकिन अगर उनके छत्ते को छेड़ा तो वो डंक मार मार कर मार डालेंगे। मतलब उन्हें यह अंदाजा तो था कि व्यापार के लिए आए ये लोग सिर्फ मीठे सौदे करने वाले नहीं हैं। अगर उन्हें जरा भी छेड़ा गया तो वो जहर उगलने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और उनकी ये चेतावनी बहुत जल्द एक कड़वी हकीकत बनने वाली थी। तो इस पूरी कहानी को हम 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल इतना अमीर बना कैसे। फिर बात करेंगे यहाँ के नवाबों की और कैसे उन्होंने इस सूबे को खड़ा किया। इसके बाद आएगा टकराव का दौर, प्लासी का धोखा, बक्सर की असली लड़ाई, और आखिर में कैसे कंपनी ने पूरे बंगाल पर अपना कब्जा जमा लिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। समय है 18वीं सदी का। दिल्ली में बैठा मुगल साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहा था, उसकी पकड़ ढीली हो रही थी। और जब सेंटर में पावर वैक्यूम बनता है तो क्या होता है, भारत के अलग अलग कोनों में नई, ताकतवर और लगभग आजाद रियासतें सिर उठाने लगती हैं। बिल्कुल। तो जैसे जैसे दिल्ली की ताकत घट रही थी, बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सूबों के गवर्नर्स ने मौके का फायदा उठाया। वो अब सिर्फ गवर्नर नहीं रहे, बल्कि अपने अपने इलाकों में लगभग आज़ाद बादशाहों की तरह हुकूमत करने लगे। इन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं सक्सेसर स्टेट्स। और इन सब में जो सबसे अमीर, सबसे ताकतवर था, वो था बंगाल। अब सवाल यह है कि बंगाल ही क्यों? मतलब ऐसा क्या खास था बंगाल में? देखिए, बंगाल उस वक्त सिर्फ एक सूबा नहीं था, वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर था। जरा सोचिए, आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सब मिलाकर बनता था उस जमाने का बंगाल। यहाँ की जमीनें उपजाऊ थीं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जबरदस्त थी, और हुगली जैसे पोर्ट से जम के ट्रेड होता था। सचमुच सोने की चिड़िया। और जाहिर है, जब कोई जगह इतनी मालामाल हो तो हर किसी की नज़र, खासकर यूरोपियन कंपनियों की नज़र उसी पर होगी। तो ठीक है, बंगाल बहुत अमीर था, पर सवाल यह है कि इसे चला कौन रहा था। अंग्रेजों के सीन में आने से ठीक पहले बंगाल पर कुछ बहुत ही ताकतवर नवाबों का राज था। और ये वो लोग थे जिन्होंने बंगाल को एक आज़ाद और खुशहाल सूबा बनाया था। इसकी नींव रखी मुर्शीद कुली खान ने। उन्होंने जमीन से जुड़े बड़े रिफॉर्म्स किए, एक नई कैपिटल बसाई। उनके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन ने गद्दी संभाली और सब कुछ स्टेबल रखा। और फिर आए अलीवर्दी खान, एक बहुत ही चतुर और दूर की सोचने वाले शासक। इन्होंने यूरोपियन कंपनियों को हमेशा कंट्रोल में रखा, मतलब अपनी हद में। तो इन तीनों ने मिलकर बंगाल को एक ऐसी मजबूत रियासत बना दिया था जो कहने को तो मुगलों के अंडर थी, पर असल में पूरी तरह आज़ाद थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अलीवर्दी खान के बाद गद्दी पर बैठे उनके नाती सिराजुद्दौला, और बस यहीं से चीजें बदलनी शुरू हुईं। सिराज के नवाब बनते ही अंग्रेजों के साथ टेंशन तेजी से बढ़ने लगी, इतनी बड़ी कि आखिरकार बात एक खुली जंग तक जा पहुंची। अच्छा, इस पूरे टकराव के सेंटर में एक चीज थी, दस्तक। ये दस्तक क्या था? ये दरअसल एक तरह का ट्रेड परमिट था, एक फ्री पास जो मुगल बादशाह ने बहुत पहले 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। इसके मुताबिक कंपनी बंगाल में बिना कोई टैक्स दिए, मतलब ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती थी। प्रॉब्लम यह थी कि कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो इस दस्तक का मिसयूज करने लगे। वो अपने पर्सनल बिजनेस के लिए भी इसे इस्तेमाल करते थे, जिससे बंगाल के खजाने को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। और यही थी झगड़े की असली जड़। लेकिन बात सिर्फ दस्तक की नहीं थी, मामला और भी बिगड़ रहा था। पहली बात, अंग्रेजों ने नवाब से पूछे बिना ही कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी। दूसरा, उन्होंने नवाब के दुश्मनों को, जैसे कृष्ण बल्लभ को, अपने यहां पनाह दे दी। तीसरा, दस्तक का मिसयूज तो चल ही रहा था। और चौथा, जब नवाब ने उन्हें ये सब रोकने को कहा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब ये तो सीधे सीधे नवाब की अथॉरिटी को चैलेंज था, जिसे सिराजुद्दौला जैसा नवाब भला कैसे बर्दाश्त करता। और यहीं से कहानी पहुंचती है प्लासी तक। प्लासी की लड़ाई, जिसे इतिहास में एक लड़ाई कम और एक बहुत बड़ी साजिश ज्यादा माना जाता है।
ये कोई मैदान में जीती गई जंग नहीं थी, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे रचा गया एक धोखा था। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने इसे क्या खूब कहा है। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के अमीर बैंकर और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। मतलब नवाब को किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के अपने लोगों ने धोखा दिया। कौन थे ये लोग? उसका अपना सेनापति मीर जाफर और बंगाल के सबसे अमीर बैंकर जगत सेठ। इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड यही लोग थे। तो फिर 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में हुआ क्या? सच पूछिए तो एक ड्रामा। नवाब की इतनी बड़ी सेना, जिसका कमांडर मीर जाफर था, वो बस चुपचाप खड़ी तमाशा देखती रही। लड़े तो सिर्फ कुछ वफादार, जैसे मीर मदान और मोहनलाल, पर वो बेचारे अकेले क्या करते। सिराज को मैदान छोड़कर भागना पड़ा, बाद में उसे पकड़कर मार दिया गया। ये जंग नहीं थी, ये सरासर धोखा था। और इस धोखे का असर कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इतिहासकार जदुनाथ सरकार के इस बात से लगा सकते हैं। वो कहते हैं 23 जून 1757 को भारत का मध्ययुगीन काल खत्म हुआ और आधुनिक काल शुरू हुआ। सोचिए, प्लासी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की नींव डाल दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगर प्लासी एक साजिश थी, तो इसके ठीक 7 साल बाद हुई बक्सर की लड़ाई एक असली मिलिट्री क्लैश था। और इसी लड़ाई ने कंपनी की ताकत पर, उनकी सुप्रीमेसी पर आखिरी मोहर लगा दी। तो प्लासी और बक्सर में फर्क क्या था? बहुत बड़ा। प्लासी जैसा हमने देखा एक धोखा था, लेकिन बक्सर वो एक असली जंग थी। यहां अंग्रेजों के सामने कोई एक नवाब नहीं था, उनके सामने थी एक जॉइंट आर्मी, जिसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और तो और खुद मुगल बादशाह शामिल थे। और जब कंपनी ने इस तिगड़ी को हरा दिया, तो यह साफ हो गया कि अब नॉर्थ इंडिया में उनसे बड़ी मिलिट्री पावर कोई नहीं है। बक्सर की जीत के बाद अब कंपनी के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। अब वक्त आ गया था कि इस मिलिट्री जीत को एक लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बदला जाए। मतलब ट्रेडर्स से अब रूलर्स बनने का असली सफर शुरू होने वाला था। देखिए, बक्सर के बाद क्या क्या हुआ। अक्टूबर 1764 में लड़ाई जीती। अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इस संधि के तहत मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। और यहीं से शुरू हुआ बंगाल में एक बहुत ही अजीब और शोषण से भरा सिस्टम, जिसे कहते हैं डुअल गवर्नमेंट या द्वैध शासन। और ये दीवानी कितने में मिली? सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना। ये वो छोटी सी रकम थी जो कंपनी ने नाम के मुगल बादशाह को देने का वादा किया। और बदले में क्या मिला? पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा का रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार। मतलब सारा पैसा अब कंपनी की जेब में जाएगा। ये शायद इतिहास की सबसे मुनाफे वाली डील्स में से एक थी। तो ये डुअल गवर्नमेंट था क्या? ये एक बहुत ही चालाक सिस्टम था। आप ऐसे समझिए कि पावर किसी के पास और जिम्मेदारी किसी और की। कंपनी ने क्या किया? सेना और पैसा, यानी असली पावर वो अपने पास रख ली। और नवाब को क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की जिम्मेदारी, वो भी बिना किसी पावर या पैसे के। मतलब अगर कुछ अच्छा हो तो क्रेडिट कंपनी का, और कुछ बुरा हो तो जिम्मेदार कौन? नवाब। और इस सिस्टम का नतीजा क्या निकला? जाहिर है, तबाही। इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने तो इस दौर को डाकुओं का राज कहा है। ये बंगाल के लिए खुली लूट और बर्बादी का दौर था, जो 1772 तक चला। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने आकर इस सिस्टम को खत्म किया, पर तब तक बंगाल का बहुत नुकसान हो चुका था। तो हम इस कहानी को इसी सवाल पे खत्म करते हैं कि आखिर कैसे एक दरबार में हुई साजिश और गंगा किनारे लड़ी गई एक लड़ाई ने कुछ ही सालों के अंदर व्यापारियों की एक कंपनी को हिंदुस्तान में एक एम्पायर का मालिक बना दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास के बड़े बड़े मोड़ अक्सर छोटी छोटी घटनाओं, धोखे और कुछ लोगों की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं से ही तय हो जाते हैं। जय हिंद, जय बिहार। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।